आज हम आपको संविधान पढ़ाने जा रहे हैं भैया। और संविधान के बारे में जानकारी किसी भी छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आप संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त, थोड़ा सा हमारा भी योगदान रहेगा आपको समझाने के लिए। तो संविधान शुरुआत करने से पहले हमें कुछ इतिहास को देखना होगा, क्योंकि भारत में संविधान या विश्व में संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यह इतिहास ही हमें बताएगा कि संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो संविधान की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया में संविधान की आवश्यकता क्यों हुई और क्या इसकी ज़रूरत थी और क्यों ये बनाया गया। तो इसके लिए हम इतिहास का कुछ मूल्यांकन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज की क्लास में आप किसी भी देश का उसकी राजनीतिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचा का निर्माण करता है। यानी कि संविधान जब भी हम देखेंगे तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। शुरुआत में हम देखेंगे कि संविधान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हमें मिलती हैं वो मिलती हैं ब्रिटेन से, क्योंकि संविधान का विकास सबसे पहले ब्रिटेन से माना जाता है। तो आज की हमारी जो हेडिंग है वो है संविधान का विकास। संविधान का विकास कहाँ से हुआ और किस प्रकार से हुआ था। तो संविधान का विकास ब्रिटेन से माना जाता है। वहाँ के राजा ने अपने कुछ अधिकारों को अपने नागरिकों को दिए थे। अपने जो कुछ अधिकार थे वे नागरिकों को दिए, यानी कि कुछ शक्तियां कम कर दी अपनी और नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। लेकिन ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। उस समय केवल अधिकार दिए हैं, इसलिए अलिखित संविधान है और वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। 14वीं शताब्दी पूरा विश्व अंधकार के रूप में जाना जाता है और अंधकार के रूप में एक नई किरण, एक नई ऊर्जा निकलती है जिसे हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण से ही संविधान के विकास की बातें आएगी सामने। पुनर्जागरण, जब पुनर्जागरण आता है तो तभी से जो है संविधान के विकास की शुरुआत होती है। विश्व में सबसे पहले पुनर्जागरण यूरोप में माना जाता है और यूरोप के देश इटली से माना जाता है। लेकिन इसके लिए एक कहानी है। वहाँ पर एक देश पड़ता है जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थल मार्ग के रूप में जाना जाता था। इस देश का नाम है कस्तूनिया। कस्तूनिया, अगर हम कस्तूनिया को देखते हैं तो ये स्थल मार्ग के रूप में जाना जाता था उन दिनों में, यूरोप और एशिया। तो कस्तूनिया जो तुर्की के रूप में आप जान सकते हैं इसको, और लगभग यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो रास्ता था ये कस्तूनिया है। वो मध्य सागर और जो है काला सागर के बीच के आसपास का क्षेत्र। तो कस्तूनिया का जो रास्ता था वो स्थल मार्ग एशिया महाद्वीप के लिए जाता था। तो कस्तूनिया पर उस समय जो है उस्मानी साम्राज्य यानी कि मुस्लिम साम्राज्य का प्रभुत्व हुआ और उनका कब्जा हो गया था। तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप का रास्ता बंद हो गया। तो कस्तूनिया से कुछ नागरिक, जिन्हें हम विद्वान भी कह सकते हैं, यूरोप महाद्वीप की तरफ बढ़ गए और वहां जाके इटली या अन्य देशों में एक नए युग की शुरुआत करते हैं जिसको हम पुनर्जागरण या आधुनिकीकरण कह सकते हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि आस्था को थोड़ा छोड़ के तर्क पर यानी बुद्धि के द्वारा प्रयोग करना ही पुनर्जागरण के पिता के रूप में हम जो है राजा राम मोहन राय जी को जानते हैं, जिन्हें भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। लेकिन पुनर्जागरण विश्व में सबसे पहले इटली में आया है और इटली
में आने का कारण था कि वहाँ कुछ 16वीं शताब्दी के आसपास महापुरुष भी हुए जिन्होंने जो है नई नई खोजें या वैज्ञानिकवाद का बढ़ोतरी की गई या वैज्ञानिकवाद दिया गया। जब कश्तूनिया के बारे में हम बात करते हैं, जब कश्तूनिया पर इस्लामी राज्य हुआ या उस्मानी साम्राज्य का कब्जा हो गया तो स्थल मार्ग खत्म हो गया था। तो जब स्थल मार्ग यानी यहाँ से जो यूरोप महाद्वीप से एशिया महाद्वीप का रास्ता था उसे रोक दिया गया और इसी स्थान को रोकने की वजह से अब यूरोप महाद्वीप के कुछ लोगों ने या कुछ कह सकते हैं खोजकर्ताओं ने, जिनमें से हम देखना चाहेंगे कोलंबस को, हम देखना चाहेंगे वास्को डी गामा को, हम देखना चाहेंगे बार्थोलोमेव डियाज को, हम देखना चाहेंगे मैगलेन को। ये सभी लोग जो है अब क्या करते हैं, जल मार्ग के द्वारा नई खोज करते हैं, यानी कि पानी के द्वारा एशिया महाद्वीप या भारत की खोज भी की है इन्होंने। इसी के साथ साथ विश्व के कुछ अन्य स्थानों की भी खोज की है। जैसे हम जानते हैं 1492 में कोलंबस ने जो है अमेरिका या नई दुनिया की खोज कर दी थी, लेकिन भारत की खोज के लिए निकले थे ये, लेकिन रास्ता भटक गए अटलांटिक महासागर में और एक नई दुनिया नए देश में पहुंच गए थे समुद्री मार्ग से। बार्थोलोमेव डियाज भारत की खोज के लिए निकलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थान होता है कैप और हुडहोफ में जाके रुक जाते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। फिर अगला व्यक्ति वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलता है और घटना है 1498 में और कैप ऑफ हुडहोफ होके अफ्रीका महाद्वीप के तट पे होकर भारत के केरल राज्य में पहुंच जाता है, केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंच जाता। तो ये वही समय चल रहा है जब विज्ञानवाद, खोजकर्ता आदि लोगों के द्वारा कार्य किया गया था। उसी समय की ये बातें हैं या घटनाएं साहब मानवतावाद के बारे में बताते हैं। जीन जैक्स रूसो ये भी एक विद्वान है जिन्होंने रूस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजतंत्र और आज की व्यवस्था अगर हम देखते हैं तो वो है लोकतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र। पहले इसी में देखते हैं क्या है। उन दिनों में राजा होते थे, राजा की शक्ति सर्वोत्तम होती थी, सारी पावर उसी के हाथ में होती थी, यानी कि राजा के पास कौन कौन सी शक्तियां होती थी तो हम कह सकते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सारी शक्तियां किसके पास है, राजा के पास। तो लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं है, केवल राजतंत्र है। राजा के पास ये सारी शक्तियां हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी किसी भी बात के लिए अगर कानून कोई बनाएगा तो केवल राजा बनाएगा, कानून का पालन करवाएगा तो राजा करवाएगा। कानून का पालन कराना, जैसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं, वो भी राजा के हाथ में थी। केवल एक व्यक्ति के हाथ में ये सारी चीजें मानी जाती थी। अतः कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति के बारे में भी हम समझेंगे, क्योंकि संविधान का निर्माण क्रांति के आधार पर ही आया है और क्रांति जितनी भी हुई है विश्व में, सभी क्रांतियों का होने का एक ही कारण था कि जो समस्याएं थी राजतंत्र में। लुई 16वां थे फ्रांस के राजा और उस समय क्रांति होती है। हालांकि फ्रांस की क्रांति में जीन जैक्स रूसो को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जीन जैक्स रूसो को माना जाता है फ्रांस की क्रांति में सभी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये क्रांति कब हुई? 5 मई 1789 को क्रांति हुई थी। क्रांति होने का कारण क्या था कि फ्रांस के अंदर भूखमरी फैल गई, अनियमितता फैल गई, लोग भूखे थे और लोगों के पास भोजन नहीं था, खाना नहीं था, बहुत बड़ी समस्याएं थी। लोग राजा के पास पहुंचे, राजा के दरबार या राजा के महल के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। लोगों ने राजा से खाने की मांग की तो बताया जाता है कि उनकी रानी थी जिनका नाम था मैरी एंटवानेट, जो ऑस्ट्रिया के राजा की लड़की थी।
मैरी ऐतवा नेत जैसे ही बाहर आई तो लोगों ने अपनी समस्याएं बताई इनसे। जब समस्याएं बताई तो रानी ने कहा क्या समस्या है। लोगों ने कहा हमारे पास खाने की समस्या है और खाना नहीं है। तो रानी ने कहा अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो है ब्रेड खा सकते हो या आप केक खा सकते हो। तो रानी को यही मालूम नहीं था कि सबसे आसानी से मिलने वाली चीज़ क्या होती है, रोटी होती है, और ब्रेड या केक की बात करते तो महंगी चीज़ें हैं, लोगों के पास तो रोटी नहीं है। और रानी बता रही है कि आप ये चीज़ खा लें, क्योंकि खुद राजा की लड़की होने के कारण सारी चीज़ें उसके उपलब्ध थी, सारी चीज़ें उसे मिलती रहती थी। तो उन्हें मालूम नहीं था कि किसकी कीमत कितनी है और कौन सी चीज़ कितने आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो लोगों को और गुस्सा आया और लोगों ने जो है लुई 16वां राजा के समय बड़ी क्रांति कर दी। और इस क्रांति का मुख्य नेता माना जाता है क्रांति का एक नारा भी था जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस नारे को दिया है इन लोगों ने, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भाईचारा, यानी कि सभी समान होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और आपस में प्यार और प्रेम से रहने चाहिए, या बंधुत्व की सबसे अच्छी पहचान मानी जाती है ये तीनों नियम। किसी भी लोकतांत्रिक देश में और लोकतंत्र देश इन खंभों पर खड़ा हुआ होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ बाद में माना गया है जिसे प्रेस कहते हैं या मीडिया कहते हैं, ये बाद में आया है संविधान में। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था, राजा कार्य अपनी मर्जी से करता था, कानून अपनी मर्जी से बनाता था और न्याय भी अपनी मर्जी से करता था। और प्रेस या मीडिया हम कह सकते हैं जो सारी चीज़ों का अध्ययन करके नागरिकों को बताता है, वो राजा के खिलाफ था ही नहीं। यानी कि राजा के खिलाफ किसी भी आदमी में इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि जो उसके लोकतंत्र की स्थापना की गई। लोकतंत्र का मतलब होगा जनता से ही कोई व्यक्ति नेता बने, जनता से ही कोई व्यक्ति जो है उसका नेता बने और वही व्यक्ति जो है जनता के द्वारा चुना जाए और जनता जिसे चुनेगी उसके आधार पर जो है जनता का व्यक्ति होगा। इस प्रकार से लोकतंत्र के लिए काम किया गया। हम देखते हैं यहाँ पे तो जनता ही सर्वोपरि माना जाता है, लोकतंत्र की ये पहचान है। जबकि राजतंत्र की कमियां क्या है, राजा के खानदान के लोग इसमें आएंगे, यानी कि राजा का पुत्र आएगा, उसके बाद उसका पुत्र आएगा, उसके बाद उसका पुत्र आएगा, जिसमें अयोग्य लोग भी आते रहे हैं, अयोग्य लोग भी आते रहे हैं और शासन को अच्छे से कर नहीं पाए। लेकिन जनता काबिल व्यक्ति को और चुनेगी जो लोकतंत्र की पहचान मानी जाती है। इस आधार पर हम देखते हैं तो क्रांतियां होती क्यों है आखिरकार, तो जितनी भी क्रांतियां विश्व में हुई हैं इन सभी क्रांतियों के द्वारा ही संविधान का विकास हुआ है। इसके बाद हम क्रांति देखते हैं तो अगली क्रांति थी 4 जुलाई 1776। हालांकि ये क्रांति फ्रांस से पहले हो गई है, लेकिन समझाने के लिए हम देख रहे हैं कि इस क्रांति के द्वारा भी क्या संविधान में कोई योगदान है दुनिया के संविधान। 1793 में अमेरिका का संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान 1793 में। यानी कि अगर हम संविधान के विकास के बारे में बात करेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि ब्रिटेन है विश्व में सबसे पहले संविधान देने वाला। लेकिन ये संविधान कैसा था, अलिखित है संविधान, अलिखित संविधान है विश्व का ये अलिखित संविधान। क्यों? क्योंकि राजा ने वहां कुछ शक्तियां अपनी कम कर दी और अपने संविधान लिखित है अमेरिका का जो 1793 में उसने दिया। क्रांति के कुछ समय बाद जैसे ही उन्हें महसूस हुआ तो कुछ अधिकार उन्होंने नागरिकों को दिए और लिखे। इनमें भी सबसे पहले अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने सबसे पहले जो संविधान दिया है या लिखा है वो था सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स लेके आए, जिनको आज हम या भारत में इन्हीं को क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार। इन्हीं को भारत में मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। मौलिक का मतलब होता है कुदरती, प्रकृति, यानी कि जो कुदरती या प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं उसी को हम मौलिक कहते हैं, प्रकृति के द्वारा। में सबसे पहले संविधान में किस चीज का निर्माण होता है, वो था मौलिक अधिकार का निर्माण।
मौलिक अधिकार, यानी कुदरत के दिए हुए सभी प्राकृतिक अधिकारों पर आपका अधिकार, इन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब इसी मौलिक अधिकार के बारे में अगर हम देखते हैं तो हमारे संविधान में इनका निर्माण भी है, जो दिए गए हैं आपके लिए बहुत अलग से अच्छे अच्छे आर्टिकल के आधार पर दिए हैं। जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, आपको जो है बोलने का अधिकार दिया है, आपके शोषण का विरुद्ध का अधिकार बनाया गया है आपका, और जो है धर्म का मौलिक अधिकार दिया है। बहुत सारे आपको अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले अधिकार बिल ऑफ राइट अमेरिका में आई। अमेरिका का संविधान 1789 में बनाएगा, 1793 में लागू किया गया। अमेरिका के एक नए महान राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन साहब आए और अब्राहम लिंकन साहब ने जो है अमेरिका से दास प्रथा को समाप्त कर दिया। और दास प्रथा को समाप्त करने के साथ उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा भी था राजनीति के लिए, और कहा था जनता का शासन जनता के लिए है, यानी कि जो जनता है उसी का शासन उस जनता के लिए, यानी जनता में से ही कोई आदमी होना चाहिए और वही आदमी जो है शासन करेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाने वाला देश तो स्विट्जरलैंड है, जहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल होता है, जबकि अमेरिका के या अन्य देशों को हम देखते हैं तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, और उसी आधार पर अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 वर्ष होता है, 4 वर्ष। और कोई भी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए केवल 2 बार बन सकता है या 2 बार नामित हो सकता है। लेकिन भारत को अगर हम देखते हैं इसी हिसाब से तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वर्तमान में, और इसके राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अमेरिका में कुछ चीजों को देखा गया है, रोक लगाई गई है, लेकिन भारत में वे चीजों का एक बार फिर आपको समझाना चाहेंगे कि जब भी संविधान आप पढ़ेंगे तो संविधान से पहले में थोड़ा इतिहास को जानना होगा, और इतिहास के बारे में भी मुख्य रूप से विश्व की क्रांतियों के बारे में जानना होगा। क्रांति कब आती है? अगर हम क्रांति के बारे में बात करते हैं तो क्रांति आखिरकार आई कब है विश्व में? तो क्रांति तभी आई है जब लोगों को या व्यक्तियों के अधिकारों को छीना गया है, हनन किया गया है, तभी विश्व में क्रांति आई है। और इन क्रांतियों के बाद में जो महापुरुषों को अच्छा महसूस हुआ, अच्छा लगा, उसी के आधार पर आवश्यकता हुई जिन नियमों की, उसी के आधार पर जो है संविधान का निर्माण। ईसाई धर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, ईसाई धर्म के बारे में, तो कैथोलिक ये लोग हैं चर्च को मानने वाले या गॉड को मानने वाले। तो शुरुआत में क्या था, यूरोप या यूरोप के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ देखते हैं तो कैथोलिक चर्च का बड़ा ही महत्व था, और चर्च के जो नियम होते थे उन नियमों के आधार पर लोग चलते थे। लेकिन क्या हुआ 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या होता है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या होता है, लोग थोड़े से जब कस्तूनिया पे अधिकार हुआ और यहाँ से कुछ लोग उधर पहुँच गए जिन्हें विद्वान के रूप में हम देखते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखवाया भी है, जैसे दांते हुए, है ना, जीन जैक्स रूसो हुए, अब बहुत सारे लोग हैं। उन सभी लोगों ने जिस प्रकार से किताबें लिखी हैं, बातें की हैं और समझाया है, तो कैथोलिक के जिन लोगों ने कैथोलिक बातों को मानने से इनकार किया, यानी कैथोलिक जो चर्च की जो व्यवस्थाएं थे उनसे मानने से इनकार किया या उन बातों को नहीं मान रहे थे, तो कैथोलिक लोगों ने उन लोगों को कहा कि ये लोग तो नास्तिक हैं। उन लोगों को बोला जाता है ये नास्तिक हैं, प्रोटेस्टेंट, यानी कि ये भी धर्म माना जाता है। ये थे जो चर्च को नहीं मान रहे हैं, और ये लोग खास तौर पर नास्तिक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ये नास्तिक, यानी कि ये नास्तिक माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने इसका विरोध किया। विरोध भी कुछ नहीं है, खास तौर पर इन्होंने जो कठिन नियम बनाए हुए थे धर्म के आधार पर, उनका पालन नहीं किया इन लोगों ने। तो इन्हीं लोगों ने, कैथोलिक लोगों ने इनको कहा कि ये लोग तो नास्तिक हैं। ये प्रवृत्ति भी वहां से जो है यूरोप से निकल के आई थी, और इसी आधार पर जो है आगे चल के हम देखते हैं तो लोगों को आवश्यकता हुई, और आवश्यकता के आधार पर क्या होता है, संविधान का विकास होता है। अब दुनिया में ज़्यादातर देश संविधान वाले देश हैं, और सभी के यहाँ पर ज़्यादातर लोकतंत्र पाए जाते हैं, यानी राजतंत्र लगभग समाप्त कर दिया गया है। इसी आधार पर लोकतंत्र का निर्माण होता है। भारत तो बाद में, यानी भारत तो बहुत बाद में आज़ाद होता है, और बाद में आज़ाद होने के बाद भारत भी एक लोकतांत्रिक देश बनता है, और वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।